नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन की जुबान पर दिल की बात आ ही गई। दरअसल नरेंद्र मोदी के विरोधी एक कमजोर प्रधानमंत्री चाहते हैं। सोचिए और दोबारा सुनिए। नरेंद्र मोदी के एक बड़े ताकतवर विरोधी ने आज कैमरे के सामने कह ही दिया कि हिंदुस्तान को तो एक कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए। 2014 के बाद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सबसे बड़ा बदलाव ही यही हुआ है कि अब पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है, मजबूत सरकार बन रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधी फिर वही गठबंधन वाली सरकार बनाना चाहते हैं, जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई कमजोर नेता बैठा हो। चाहे एक पार्टी की नहीं, 20-22 पार्टी की सरकार हो। जितने नेता इस वक्त अलग अलग यात्रा पर निकले हैं, वो सियासी यात्रा एक खिचड़ी सरकार बनाने की है। आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी के दुश्मन आज कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। ये खिचड़ी कितनी पकी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही हैं। 10 सेकंड का ये ऑडियो मोदी विरोधियों को झटके देगा। India is the key to the Quad. There's absolutely no doubt about that. India is the key. Modi are rightly regarded as transformational leaders of their country, and certainly when I was PM, Abe and Modi were by far the most impressive world leaders I was lucky enough to meet. And thank God we've still got one of them at the head of his nation and still going strong. 10 सितंबर 2022 की हेडलाइन पढ़ लीजिए। इस हेडलाइन के पीछे छिपी खबर समझ लीजिए। गुजरात के मोदी ने इंडिया का रेपुटेशन पूरी दुनिया में रिस्टोर कर दिया, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ा दी, इंडिया को इमर्जिंग सुपर पावर का स्टेटस दिला दिया। मोदी पर भरोसा है तभी तो दुनिया में इंडिया का वजन बढ़ा है। इसी कॉन्फिडेंस के दम पर मोदी 300 प्लस की बात करते हैं। बीजेपी 24 में वापसी का दावा करती है, जबकि राहुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैमरे वाली पैदल यात्रा निकालते हैं। मोदी को घेरने के लिए सियासी तमाशा करते हैं। जो लोग भारत को तोड़ने का नारा लगाते हैं उन्हें बुलाते हैं। भारत जोड़ो वाला पॉलिटिकल टेप बजाते हैं। सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हैं। भारत जोड़ो का यात्रा करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया। लेकिन यात्रा कर किसके साथ रहे हैं? जिसने यूनिवर्सिटी की कैंपस में जाकर घोषणा की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं राहुल गांधी से आज पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों ने सरेआम भारत को तोड़ने का नारा दिया और नारा देने के बाद हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगी, उनको आपने अपनी पार्टी का सदस्य कैसे बनाया? मैं आज पूछना चाहती हूं, क्या आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं? अरे कल मीटिंग हुई आपकी उस व्यक्ति के साथ जिसने तमिलनाडु में यह कहा कि भारत माता इज अ डेंजरस डिजीज। कल राहुल गांधी ने सार्वजनिक ये कहा दैट मैं पहले पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता था, अब इस यात्रा में आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मैं पूछना चाहती हूं गांधी खानदान से, सत्ता आती है जाती है,
अरे सत्ता तो इंदिरा गांधी की भी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी। आज तुम्हारे उस बेटे ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी है। तो राहुल गांधी भी कान खोलकर सुन ले, जब तक एक एक हिंदुस्तानी में प्राण है, हिंदुस्तान न टूटेगा। और हिंदुस्तान के खिलाफ तुमने जो जंग का ऐलान किया है, हम सब मिलकर तुमको धूल चटाएंगे। राहुल ने 150 दिनों में 3,500 किलोमीटर का टारगेट फिक्स कर रखा है। कुर्सी वाला फैक्टर है, राहुल की 24 पर नजर है, इसीलिए वो मोदी पर अटैकिंग भी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मोदी को चुनौती देने के लिए राहुल ने जो रूट लिया है, उस रूट में पड़ने वाले ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी बड़ी ताकत नहीं है। यानी राहुल ने सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए और अपनी साख बचाने के लिए आसान रूट चुना है, क्योंकि पता तो उन्हें भी है मोदी अब एक ऐसी ताकत है जिन्हें उनके गढ़ में चुनौती देना नामुमकिन है। राहुल गांधी को लेकर आपकी राय पहले भी आती रही है, अभी आपको क्या लग रहा है? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को अभी आप कहां देख रहे हैं? कुछ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, राहुल कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी बड़ी लेगेसी है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर दल को अधिकार है कि वो चाहे वो प्रयास कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो यात्रा कर रहे हैं, इसका कितना असर होगा नहीं होगा इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो बात मैं दूर से देख के जो मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, या जो मैं टिप्पणी करने की स्थिति में हूँ, कि यात्रा का जो रूट है वो ज़्यादातर ऐसे राज्यों में है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नहीं है। तो अगर आप बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ या उनके राजनीतिक संगठन, राजनीतिक शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या कुछ उसमें करना चाहते हैं, तो मेरी समझ तो ये है कि आपको यात्रा वहाँ करनी चाहिए थी, या यात्रा का एक बड़ा पोर्शन वहाँ से भी होना चाहिए था। मान लीजिए कि मैं बिहार में कुछ करना चाहता हूँ और मैं इस तरह का जो प्रयास मैं बिहार में कर रहा हूँ ये तमिलनाडु में जाकर करूँ, तो लोग तो हंसेंगे उस पर। तो यात्रा का जो रूट है वो केरल में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। इन राज्यों में तो बीजेपी है ही नहीं इतनी बड़ी ताकत आज के तारीख में, कम से कम। और अगर इन राज्यों में ताकत, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जैसे केरल ले लीजिए, तो केरल में तो लेफ्ट और कांग्रेस में मुकाबला है। आप बहुत ताकत लगाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझिए समर्थन भी मिल गया, उसका राजनीतिक परिणाम भी कुछ मिला, तो उससे एंटी बीजेपी के स्पेस में बढ़ोतरी कहाँ से होगी? वो लेफ्ट के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए, सीट तो एंटी बीजेपी के उतनी ही रहनी है। तो जिन लोगों ने भी इस यात्रा की परिकल्पना की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतर ये होता कि जिन राज्यों में बीजेपी को राजनीतिक, सामाजिक विचारधारा के आधार पर जहां आप उनको चुनौती देना चाहते हैं या लोगों को उसके बारे में बताना, सिखाना, समझाना चाहते हैं, उन राज्यों में ज़्यादा प्रयास होना चाहिए था। राहुल गांधी ने मोदी को पछाड़ने वाला जो रूट पकड़ा है, उस रूट की मोदी विरोधी सारी लाइनें 8 साल से व्यस्त हैं। राहुल का पॉलिटिकल रूट ही रॉन्ग है। इस रॉन्ग को राइट करने के लिए राहुल ने मोदी विरोधी उन सारे प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ लिया है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी को हटाने के सपने देखते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सिविल सोसाइटी से जुड़े योगेंद्र यादव का। लेकिन जो योगेंद्र यादव आज भारत जोड़ो यात्रा के बहाने पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, उन्हीं योगेंद्र यादव ने 2019 में कांग्रेस को लेकर क्या कहा था, ये देखने लायक है। गौर से पढ़िएगा 2019 का ये ट्वीट। योगेंद्र यादव ने पहली लाइन में ही लिख डाला था, द कांग्रेस मस्ट डाई, यानी कांग्रेस की मौत जरूर हो। लगे हाथों ये भी कहा था कि आज की तारीख में एक ऑल्टरनेटिव खड़ा किए जाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। यानी ये भारत जोड़ो यात्रा कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी अस्तित्व बचाने की मजबूरी है। फिर चाहे इसके लिए कांग्रेस के वर्क कल्चर पर सवाल उठाने वालों और मोदी विरोधी माहौल बनाने वालों से यारी ही क्यों ना करनी पड़े। वैसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है, क्योंकि ये वही राहुल है जिनके मुताबिक भारत एक राष्ट्र नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राहुल का ये ट्वीट ज्यादा पुराना नहीं है, इसी साल 2 फरवरी का है।
अब या तो 2 फरवरी 2022 वाले राहुल कंफ्यूज थे या फिर सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा वाले राहुल कंफ्यूज हैं, क्योंकि अगर राहुल के मुताबिक भारत एक राष्ट्र है ही नहीं तो फिर भारत जोड़ो यात्रा का नाम तो यूनियन ऑफ स्टेट्स जोड़ो यात्रा होना चाहिए था। बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को सम्मान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। 24 के लिए मोदी विरोधी जोड़ो वाली यात्रा में राहुल अकेले नहीं हैं, इसमें नीतीश बाबू भी हैं। केसीआर, केजरीवाल, येचुरी, अखिलेश, राहुल, शरद पवार, चौटाला 48 घंटों में नीतीश बाबू ने 11 मोदी विरोधी नेताओं से मिलकर सियासी सेटिंग तो की। मोदी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन रेडी करने की बात तो कही, लेकिन क्या इस सियासी सेटिंग का 24 वाली सियासी पिच पर कोई असर होगा? क्या विपक्ष की पॉलिटिकल खिचड़ी मोदी के काम को, मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएगी? जवाब है नहीं। बीजेपी के पास मोदी का चेहरा है, मोदी की 8 साल की परफॉर्मेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका पब्लिक से कनेक्ट है। नीतीश के पास क्या है? राहुल के पास क्या है? जवाब प्रशांत किशोर के पास है। 2024 के लिए जो नीतीश कुमार एक कोशिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की, आपको इसमें कितनी गंभीरता दिखती है, कितना इसमें दम दिखता है? मेरी जितनी समझ है राजनीति की, इन प्रयासों का कोई बहुत ज़्यादा असर जमीन पर होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि सिर्फ नेताओं के एक साथ बैठने से, चाय पीने से, नाश्ता करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जमीन पर तो कुछ बदलता नहीं है। जब तक आप कोई चेहरा, विश्वसनीय चेहरा, एक क्रेडिबल नैरेटिव, एक संगठन जो कि जमीन पर सही मायनों में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर समाज के साथ खड़ा हो, लोगों की बात कहे, लोगों के साथ लड़ाई लड़े, इन चीज़ों पर आप काम नहीं करेंगे तो सिर्फ दिल्ली में बैठ के 2-4 लोगों से औपचारिक मुलाकात कर लेने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं की जा सकती है। आपको क्या लगता है, चूंकि आपने कई दलों के नेताओं से साथ काम किया है, नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो आपको लगता है नीतीश कुमार में नहीं है? नहीं, ये बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कैपेबिलिटी और क्या है क्या नहीं की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा दल है बीजेपी। उनके दशकों के काम हैं, उनका संगठन है, उनका हर राज्य में प्रेजेंस है, लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है वो आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक संगठन, एक नैरेटिव, एक चेहरा और जमीन पर प्रयास, ये तो है। अब उसके सामने अगर आप बेहतर चेहरा लाएंगे, अगर आप उससे बेहतर नैरेटिव देंगे, अगर ग्राउंड पर उससे बेहतर संगठन खड़ा कर पाएंगे, कोई बेहतर नैरेटिव बना पाएंगे, तभी तो आप चुनौती दे पाएंगे। तो लॉजिक की बात है, किसी व्यक्ति के आकलन की बात नहीं है। अगर आपके पास 4 चीजें हैं जो आपको जिता रही हैं, तो अगर मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं या आपको हराना चाहता हूं, तो उन 4 में से कम 3 पहलुओं पर तो मुझे आपसे बेहतर करना होगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पटना में नीतीश बाबू का पोस्टर दिखा था, लिखा था प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा, और अब लखनऊ में नया पोस्टर चिपका है। यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार का नैरेटिव परोसा गया है, मगर जो पोस्टर में दिख रहा है क्या वाकई में जमीन पर भी वही होने वाला है?
उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो लखनऊ में आप देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार का नारा दिया गया है। आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से इस पोस्टर को लगाया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्षी दलों को एकजुट करना, मोदी सरकार का मुकाबला करना, ये भरसक कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। और इस तरीके के पोस्टर्स लगाने का साफ मतलब है कि कम से कम ये अलायंस बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तौर पर दिख सकता है जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव की। मोदी विरोधी खेमे में ये पोस्टर आने के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 2024 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ नीतीश और अखिलेश की मोर्चेबंदी हो गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार की 40 लोकसभा सीटों के मुकाबले दोगुनी। अखिलेश यादव की तैयारी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। नीतीश कुमार अगर गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं तो 2024 में जेडीयू के पाले में 15 से 16 सीटों से ज्यादा नहीं आएगा। दूसरी तरफ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद स्थापित वोट बैंक यादव और मुस्लिम में भी टूट देखने को मिली है। यानी सिर्फ बात मुलाकात और पोस्टर छपवाने से ग्राउंड रियलिटी में फर्क नहीं आएगा। पता तो इन दोनों को भी है, टक्कर किसी ऐसे वैसे से नहीं, नरेंद्र मोदी से है। एक और कोशिश हुई है, आज लखनऊ में एक पोस्टर लगा जिसमें नीतीश प्लस अखिलेश कहा गया कि अब मोदी सरकार गई। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना दम है? फिर वही बात है, आप चाहे नीतीश प्लस एक्स प्लस वाई करें, एक्स प्लस जेड करें, वो ऐड होना चाहिए ना भाई किसी चीज़ में। नीतीश जी और अखिलेश जी के साथ में आने से यूपी बिहार में आमूल चूल परिवर्तन राजनीतिक हो जाएगा। लोगों के मन में ऐसी भावना हो जाएगी कि नहीं, ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नया है, इसमें कुछ उनके लिए बेहतर है। वो बात अभी नहीं दिख रही है। ज़मीन पर अगर कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे, तब उसमें टिप्पणी आकलन किया जा सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं देखता है। पोस्टर तो कोई, हम यहाँ पोस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप का लगा दे कि प्रशांत किशोर नए प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी हो जाएगी। आप पोस्टर लगाने पे तो कोई रोक है नहीं, कोई आदमी 150-2000 रुपये खर्चा करके पोस्टर छपवा सकता है। अच्छा, मोटे तौर पर जो बातें कही जा रही हैं कि हम एकजुट हो जाएंगे, विपक्षी पार्टियां एक साथ हो जाएंगी तो फिर ऐसा आंकड़ा आ जाएगा, आपको लगता है कि 1990 की दशक की जो राजनीति थी वो अभी भी है और उस आधार पर सब कुछ हो सकता है? देखिए, पेपर पे जो लोग विपक्ष में हैं, अगर वो सब साथ में आ जाएं, सब एक साथ मिलकर काम करने लगे, एक चेहरे पे सहमति हो जाए, एक बड़ा नैरेटिव हो जाए, सारे दलों के कार्यकर्ता अपनी ताकत लगा दें, उनके समर्थक इसके पीछे खड़े हो जाएं, तो पेपर पे तो सब ठीक ही लगेगा। लेकिन कहना एक बात है और इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। नीतीश जी का ये कोई पहला प्रयास तो है नहीं। 2014 में आपको याद होगा कि जनता दल के जो ओरिजिनल धड़े हैं, सो कॉल्ड, मुलायम सिंह जी की पार्टी, नीतीश जी, लालू जी, देवगौड़ा जी और जितने इस तरह के छोटे छोटे दल रहे हैं जनता दल की मुख्य धारा से निकले हुए, 14 के लोकसभा के बाद 2-3 महीनों के भीतर ये साथ में बैठे और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम मर्ज होकर एक एंटिटी हो जाएंगे। उसका क्या परिणाम निकला? नीतीश ने जिस तरह बिहार में एनडीए से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, उससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। कम से कम नीतीश बाबू अलग अलग नेताओं से मुलाकात में कैमरे पर प्रोजेक्ट तो ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की दिक्कत यह है कि उधर एक नहीं, प्रधानमंत्री पद के दर्जन भर उम्मीदवार हैं और टाइम आने पर सब एक दूसरे पर ही टूट पड़ेंगे, इसकी भी गारंटी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं सब लोग, मगर एक बात याद रखिए कि नीतीश कुमार साहब तो भाजपा के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले जब गोधरा कांड हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, तो उस वक्त वो भाजपा के साथ थे। फिर 2015 में छोड़ा, फिर 17 में फिर बन गए। 19 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्हें लड़ा था, अब फिर छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी भाजपा के साथ थी पहले एनडीए में, अभी उनका एक लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट बयान भी आया जिसमें उन्होंने आरएसएस की तारीफ की। भाईजान को भी पता है मोदी से 1-to-1 जीतना मुश्किल है, इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी ने 2024 के लिए अभी से ही खिचड़ी हुकूमत की वकालत करनी शुरू कर दी है।
कमजोर प्रधानमंत्री की डिमांड कर दी है और एक अलग ही तरीके से मोदी विरोधी बातें कही हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को 306 के करीब उनके पास एमपीज हैं। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री शिकायत करते हैं कि सिस्टम मुझे इजाजत नहीं देता है काम करने के लिए। भाई, पंडित नेहरू के बाद आप सबसे बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2 मरतबा भारत की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। आप 8 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि सिस्टम मुझे इजाजत नहीं था। तो भाई, आपको कौन सा पावर चाहिए अभी, ताकि आप उन गरीबों को, उन किसानों को, उन नौजवानों को जो आज परेशान है उनके लिए कुछ कर सके? तो बेहतर यह है कि खिचड़ी सरकार बने, कमजोर प्रधानमंत्री बने, ताकि देश के कमजोरों का कुछ फायदा हो सके। भाईजान को कमजोर पीएम चाहिए। विपक्ष को ये नहीं पता कि कौन पीएम कैंडिडेट होगा, यानी उस तरफ पूरा का पूरा कंफ्यूजन फैला है, जबकि इस तरफ मोदी का रास्ता क्लियर है। हर सर्वे में, हर हेडलाइन में फिलहाल तो मोदी ही नंबर 1 है। मोदी विरोधी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे। और करीब 36 घंटे से चीन की सेना पीछे जा रही है और भारतीय सेना इस प्रोसेस को पूरी तरह से वेरीफाई कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बात चल रही है, चीन को कोई पीछे कर सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। पाकिस्तान को लगता था जब भी मुश्किल आएगी तो चीन जरूर बचाएगा। पहली बार बाजी पलट रही है। अब हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है और चीन पीछे हट रहा है। भारत पर, नरेंद्र मोदी पर, चीन पर पाकिस्तान में जबरदस्त कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तान बोल रहा है बहुत कुछ बदला है और बदलने वाले मोदी हैं। ये इंडिया की विक्ट्री है, जो इंडिया जो है somehow brought China on this point that they are disengaged, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को। क्या ये इंडिया की विक्ट्री है या कि ये दोनों की विक्ट्री है? इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली। एससीओ की समिट हो रही है, तो ये डिसएंगेजमेंट हो गई गोगरा पे और हॉट स्प्रिंग्स पे जो बातचीत हुई है। शुगर में ये बात की जाती थी कि इंडियंस वो कौम है जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि ताकि हम उन पे हंस सकें। वो इस तरह के लोग थे। और आज आप देखें, रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आज वो हम पे हंस रहे हैं। देखें जी, बिल्कुल ऐसी है। मैं खुद हैरान हूँ कि इंडिया इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर गया। मैं तो समझता था कि इंडिया में जो ये हुकूमत लीडर आ रहा है, वो इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और चाइना भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बट इंडिया की जो आबादी है ना, वो चाइना से कई गुना ज्यादा है। एलएसी पर चीन भागा और यहाँ एलओसी पार पाकिस्तान डर गया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजर भारत और चीन पर डटी हुई है। जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान हिंदुस्तान को हराने का ख्याली पुलाव बनाता था, वो पुलाव मेड इन चीन की तरह ही खराब निकला। पाकिस्तान बोल रहा है हिंदुस्तान जीत गया और चीन हार गया। ये इंडिया की विक्ट्री है, जो इंडिया जो है somehow brought China on this point that they are disengaged, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को। क्या ये इंडिया की विक्ट्री है या कि ये दोनों की विक्ट्री है? इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है, लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं, उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो है वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका होगा। पाकिस्तान यही सोचता था, चीन एलएसी से हमला करेगा, एलओसी से पाकिस्तान वार करेगा और हिंदुस्तान टू फ्रंट वॉर में फंस जाएगा। लेकिन जिस दिन से चीन ने हिंदुस्तान की तारीफों में कसीदे पढ़ना शुरू किया, पाकिस्तान को उसी दिन समझ में आ गया था चीन भी झुकता है अगर झुकाने वाला हिंदुस्तान हो।
शी जिनपिंग आ रहे हैं जनाब काजाकिस्तान और काजाकिस्तान के उज्बेकिस्तान और यहाँ उनकी होने जा रही है पुतिन से मुलाकात भारत की फेवर में, ग्लोबल टाइम्स बोला है। अच्छा, अब यहाँ ये वो चीजें हैं कि भारत के अंदर एक वाइब्स आती हैं कि एक मिनट ठहरो, ये चाइना क्या चाह रहा है। चाइना जो है वो कह रहा है कि भारत सारी इन मुलाकातों के बावजूद अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहता है, और वो चाहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रहे। क्वाड का वाहिद मेंबर है जिसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को ऑयल के हवाले से तिजारत बरकरार रखी हुई है। और एससीओ के अंदर देखना ये है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान क्या मुलाकात होती है। मुलाकात होती है तो वहां से मोदी क्या लेकर आते हैं, ठीक है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो इस वक्त, जिससे पूरी दुनिया, पूरा खित्ता गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मिलेंगे, ये पाकिस्तान का हॉट टॉपिक है। पाकिस्तान जानता है जिस मोदी के सामने जिनपिंग की चालबाजी नहीं चल सकी, उस नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर करना ही समझदारी है। खुद हैरान हूँ कि इंडिया इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर गया। मैं तो समझता था कि इंडिया में जो ये हुकूमत लीडर आ रहा है ये तो इतना नहीं किसी चीज़ को समझता, ये तो शायद मुल्क के हालात मज़ीद उनके इंडिया के ख़राब हो जाएंगे। लेकिन यार उस शख्स का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ, जिस तरह उसने अपने मुल्क को हर एक चीज़ का रियाया का ख्याल किया। छोटे से छोटे जो हैं वो अपने हुक्मरान के गीत गा रहे हैं कि हमारा हुक्मरान जिंदाबाद, हमारा हुक्मरान जिंदाबाद। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में ऐसा हुक्मरान क्यों नहीं आता कि अपनी अवाम के बारे में सोचे, यार हम लोग कब तरक्की करेंगे, हमारे अब बच्चे आएंगे वो देखेंगे, वो जब पाकिस्तान में आँख खोलेंगे वो कहेंगे कि हम कौन से मुल्क में। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनालिटी भी उठ के सामने आई है और गो के इंटरनली उनको बहुत सारी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कमज़ोर पाए गए हैं इन चाइना के मुकाबले में, और ऑपोजिशन ने उनको बड़ा आड़े हाथों लिया। लेकिन वो जो चीज़ थी वो उस तरह वो नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हो रही है 15-16 सितंबर को समरकंद में, इसमें क्या मुलाकात होगी। गो के चाइनीज भी इस पे बात नहीं कर रहे और इंडियंस भी बात नहीं कर रहे, और लेकिन ये जो ट्रूप्स का विड्रॉ करना, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है, जो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं भी सोचता है कि हमें चीज़ों को कूल डाउन करना चाहिए। आपको चीप लेबर चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको यूथ चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो स्किल्ड फोर्स चाहिए, तो वो आपको इंडिया में मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया उस पर काम भी काफ़ी कर रहा है, आईटी में इंडिया का एक नाम निकला हुआ है फिर इस चीज़ों में। सो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो इंडिया इस हवाले से वो एडवांटेजेस बेसिकली इंडिया ले रहा है। पाकिस्तान की सांसें तक चीन के पास गिरवी रखी हुई हैं। पाकिस्तान का जो भी वजीर आजम बनता है वो जिनपिंग के सामने सलामी जरूर ठोकता है। जब से पाकिस्तान को मालूम पड़ा है चीन के बड़े बड़े प्लांट हिंदुस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, तब से पाकिस्तान यही सोच रहा है, हिंदुस्तान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। चाइना को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि ये आईफोन का प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा है और इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इसमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लवर जो है वो यही आईफोन के हैं और यूज़र भी सबसे ज़्यादा आईफोन के हैं। इस वजह से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इंडिया के काफ़ी जो है मुल्कों के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि अगर चाइना में पहले प्लांट था इनका, कुछ फ़ायदा उनको नज़र आया कि इंडिया में उन्होंने प्लांट लगाना। देखें चाइना की आबादी भी जो है बहुत ज़्यादा है एंड इंडिया की भी कम नहीं है। ठीक है, अगर उनको चाइना से इतना फ़ायदा हो सकता है तो इंडिया से भी हो सकता है। वो इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और चाइना भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बट इंडिया की जो आबादी है ना वो चाइना से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना। इसीलिए शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम ये अपना ब्रांच उठाकर इंडिया में लगाएं, क्योंकि इंडिया की आबादी तकरीबन 1 अरब और 26 करोड़ है। बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, ये बड़ी बाइस एज़ाज़ है उनके लिए कि एप्पल आईफोन की जो कंपनी है वो वहाँ पे जा रही है, अपना वहाँ पे प्लांट लगा रही है। तो इसमें यार यही है कि उन्होंने मेहनत की है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, फिर उनकी जो है अब बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ हैं ओवरसीज़ के लिए वो काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तान में ज़बरदस्त बाढ़ का कहर बरपा है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया है। पाकिस्तान में जो सब्जियां खरीदता है उसको अमीर लोग माना जाने लगा है।
मुझे 350 रुपये किलो टमाटर मिले, जो कि मजबूरन लेने भी पड़े क्योंकि इसके बगैर खाना तो बनता नहीं है। ना चाहिए ना, इस चीज़ का हिसाब किताब करना चाहिए। अब जाए नई मैनेजमेंट जो आई है, नई गवर्नमेंट जो आई है, उसको चाहिए कि अवाम पहले ही परेशान है, ऊपर से फिर मज़ीद महंगाई हो गई है, ऊपर से वो चीज़ें जो इतनी महंगी हो गई जिनके बगैर सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। तो बिजली महंगी, पानी महंगा। या किसी से लेन देन होता है तो ठीक है, लेकिन अब ये हालात हैं कि हमें मांगने से सिवा कुछ सूझ ही नहीं रही। पाकिस्तान सीधे भारत से मदद नहीं मांग रहा है, जबकि भारतीय सब्जियों को दुबई के रास्ते खरीद रहा है। चीन भी जो मदद भेज रहा है उसमें आने में बहुत वक्त लग रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी जनता को उम्मीद है जब समरकंद में प्रधानमंत्री के सामने शहबाज शरीफ आएंगे तो सब्जियों की बात जरूर करेंगे, क्योंकि जिसके सामने चीन झुक सकता है उससे मांगने में हर्ज क्या है। एससीओ की समिट हो रही है, तो ये डिसएंगेजमेंट हो गई गोगरा पे और हॉट स्प्रिंग्स पे जो बातचीत हुई है चाइना और इंडिया की, तो मंडे तक यानी मंडे की शाम तक वो डिसएंगेजमेंट हो जाएगी। यानी इन दो जगहों पे PP-15 जो कल बात हुई थी, PP-15 मशरिकी लद्दाख में दोनों फौजें डिसएंगेज होंगी और फौजें पीछे हटेंगी और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहां पे बना हुआ था, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ से सीधा निकल जाएंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मुल्क मुलाकातें पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी किससे मुलाकात होती है, क्या बातचीत आगे होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। 740 किलोमीटर की LOC है जहां पर सेना डटी है। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच में 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है। पहले पाकिस्तान ने LOC पर संघर्ष विराम का समझौता किया, अब लद्दाख LAC साइड से चीन भी पीछे हट रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान का जोश एकदम डाउन हो गया है। हिंदुस्तान में कुछ भी होता है पूरा पाकिस्तान उसको टकटकी लगाए देखता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं, समझाते हैं, तो पाकिस्तानी जनता भी उसको गौर से सुनती है और फिर हिंदुस्तान से अलग होने पर अफसोस करती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गेट पर फ्रीडम फाइटर नेताजी बोस का स्टैचू अनवेल किया है और अपनी स्पीच में राजपाथ को पृथ्वी पाथ में तब्दील किया है और ये बोला है कि हम फिजिकली तो आज़ाद 75 साल पहले हो चुके थे, लेकिन अब हमारा सफ़र है मेंटली तौर पे आज़ादी की तरफ। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान की आवाम भी मेंटली तौर पर आज़ाद है या नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है, क्योंकि दो कौमी नज़रिए की बुनियादी ये थी कि दो डिफरेंट कौमें जो हैं वो आज़ाद हों। लेकिन आज आप बांग्लादेश को और इंडिया को देखें, वो लोग शहबाज शरीफ को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये कौम IMF के लोन पे पलती है। शुगर में ये बात की जाती थी कि इंडियंस वो कौम है जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि ताकि हम उन पे हंस सकें, वो इस तरह के लोग थे। और आज आप देखें, रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आज वो हम पे हंस रहे हैं। देखें जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है वो। जब मुल्क में गद्दार हो, चोर हो, तो वो कोई आज़ाद हो सकता है? वो आपने सॉफ्टवेयर बना रहे, आपने मशीनरी बना रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए वो तो किसी और को मानते ही नहीं हो, कहते हैं कि ये दुनिया में जो सबसे अफजल तबका है वो हिंदू है। कोई भी काम करना होगा ना मुल्की तौर पे, तो उसके लिए हमें अमेरिका के ऑर्डर लेने पड़ेंगे, उसके बिना हम वो काम नहीं कर सकते। हम लोग हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हमें अपने बच्चों को हिस्ट्री बताने ही नहीं आ रही। हमें असल हिस्ट्री का शायद पता भी नहीं है। हमें उस चीज़ से अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहिए। पाकिस्तान गजब मुल्क है, यहाँ पर मजहब के नाम पर जिहाद सिखाया जाता है, गैर मुसलमानों को काफिर कहना सिखाया जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी भेजते हैं, अमेरिका फ्रांस के खिलाफ फतवा जारी करते हैं। आज पाकिस्तान इन्हीं मुल्कों के सामने हाथ फैला रहा है। ना पाकिस्तानी हो, ना मुसलमान हो, ना अच्छे इंसान हो, यही तो मैं हमारे जैसे लोगों का मैं हैरान हूं, इनको कोई एहसास नहीं है कि दुनिया हमारे साथ हुआ क्या है। सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन आपका क्या ख्याल है वैसे ही चला गया उठ के? उसने देखा है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं आपको कुछ शर्मो आई नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं अब क्या आपको बताऊं, आप अपनी डेस्टिनेशन खुद ही फिर देख लें, सोच लें आपकी डेस्टिनेशन क्या है। जो कौमें इस तरह करती हैं अपने लोगों के साथ, वो क्या उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है? देखें, एक फॉरेन क्रिश्चियन लोग हैं आपकी मदद कर रहे हैं, सोचें जरा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते। आपने देना क्या, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। आपके सिर्फ आप एक फनेटिक हैं, जिहादी हैं, जिहाद के लिए तैयारी कर रहे हैं इस वक्त आप।
जिहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा फंडिंग कहां से आती है? अमेरिका से आती है। फिर भी वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है। सोचें जरा, खान साहब रोजाना हर तकरीर में कहते हैं अमेरिका से आजादी लो, मैं गुलामी में बना, फिर भी वो पैसे आपको देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी जनता भी अब खुलकर बोलने लगी है। हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बनाना जिन्ना की गलती थी। मामले में हमसे बेहतर है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बेहतर है, इंजीनियरिंग के मामले में हमसे बेहतर है, और लिटरेचर देखा जाए 75 साल हो गए पीछे जा रहे, रिवर्स गियर लगा हुआ है, वो गियर भी फंसा हुआ है हमारा, बिल्कुल, और फ्री भी नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही तो अब अंदाज़ा करें हमारी कौम जो है ना इस कदर बिगड़ चुकी है ये करप्शन में कि अब एक दलदल में फंसी हुई है, ये कभी निकल नहीं सकते। पाकिस्तान का बनना हिंदुस्तान के खिलाफ खूनी साजिश थी, जिसका अंजाम आज पूरी पाकिस्तानी जनता भुगत रही है। ब्रिटेन में अब से नए युग का आगाज हो गया है। आज ब्रिटेन को नए राजा मिल गए। प्रिंस चार्ल्स ने राजगद्दी संभाल ली और अब वे ब्रिटेन के अलावा 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के किंग बन गए। चार्ल्स की मां क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही। 70 वर्षों बाद ब्रिटेन में क्या क्या बदलने वाला है, किंग चार्ल्स की ताजपोशी की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। इन दो तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। दोनों ही तस्वीरें एक जैसे कार्यक्रम की है, लेकिन दोनों में करीब 70 साल का अंतर है। पहली तस्वीर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की है, जब 1953 में उन्हें ब्रिटेन की महारानी की राजगद्दी सौंपी गई थी। तो दूसरी तस्वीर आज की है, जब क्वीन एलिजाबेथ के बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के नए सम्राट बने। गुरुवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स नए महाराज तो बन गए थे, लेकिन आज किंग चार्ल्स ने औपचारिक तौर पर राजगद्दी संभाली। किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला क्वीन कंसोर्ट चुनी गई। साथ ही किंग के बड़े बेटे विलियम चार्ल्स के उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि दी गई। I now invite your majesty to subscribe both copies of the instrument, confirming the oath has been taken. लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ऐतिहासिक समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया। मां एलिजाबेथ तृतीय के निधन से पहले वो ब्रिटेन के प्रिंस थे। इस शाही समारोह में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के अलावा कई वरिष्ठ राजनेता और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनमें वो लोग भी शामिल हुए जो आने वाले वक्त में सम्राट के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। ब्रिटेन की दशा और दिशा तय करने में सम्राट का सहयोग करेंगे। किंग चार्ल्स ने कहा कि वे आजीवन ब्रिटेन के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। It is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. I know how deeply you, the entire nation, and I think I may say the whole world, sympathize with me in the irreparable loss we've all suffered. My mother gave an example of lifelong love and of selfless service. My mother's reign was unequaled in its duration, its dedication and its devotion. Even as we grieve, we give thanks for this most faithful life. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set. महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के अलावा 14 कॉमनवेल्थ देशों की भी महारानी थी। अब किंग चार्ल्स इन देशों के राजा हैं। अब राजा के पास देश में सरकार की नियुक्ति को लेकर शक्तियां हैं। आम चुनाव जीतने वाली पार्टी के नेता को आमतौर पर बकिंगम पैलेस बुलाया जाता है, जहां उन्हें सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाता है। वहीं पहले रानी दूसरे देशों के मेहमान राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी करती थी। अब उनकी जगह किंग चार्ल्स की जिम्मेदारी निभाएंगे। किंग चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है, जो प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ तृतीय के बड़े बेटे हैं। चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को बकिंगम पैलेस में हुआ था।
चार्ल्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। इन दोनों के 2 बेटे विलियम और हैरी हैं। 1996 में चार्ल्स और डायना दोनों अलग हो गए थे। 1997 में पेरिस में कार हादसे में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत हो गई। बाद में 9 अप्रैल 2005 को चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से शादी कर ली थी। किंग चार्ल्स ने मानव विज्ञान, पुरातत्व और इतिहास की पढ़ाई की है। प्रिंस चार्ल्स के किंग बनने के बाद बहुत कुछ बदलेगा। ब्रिटेन में नए किंग की ताजपोशी के बाद सबसे पहले राष्ट्रगान बदलेगा। अब तक इसके बोल थे गॉड सेव द क्वीन। अब प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी के बाद नेशनल एंथम में कहा जाएगा गॉड सेव द किंग्स। इसके अलावा बड़ा बदलाव करेंसी में होगा। नए राजा की तस्वीरों वाले नोट छापे जाएंगे और महारानी की तस्वीरों वाले नोट धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। इसी तरह नए किंग की तस्वीरों वाले डाक टिकट भी छापे जाएंगे। पासपोर्ट पर भी महारानी की जगह किंग चार्ल्स की फोटो लगेगी। इसके अलावा सेना और पुलिस की वर्दियों में भी नए राजा के सम्मान में बदलाव किए जाएंगे। ब्रिटेन को इन सारे बदलावों के चलते महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद अरबों पाउंड की रकम खर्च करनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।